सो वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस 1857 के विद्रोह को। ब्रिगेडियर इंग्लिश के द्वारा विद्रोहियों पर प्रतिरोध के बाद सर जेम्स आउटम तथा सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो सके। तो ब्रिगेडियर इंग्लिश के द्वारा विद्रोहियों पर प्रतिरोध के बाद सर जेम्स आउटम और सर हेनरी हैवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लेकिन मार्च 1858 ईस्वी को नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोवा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार करने में सफलता पाई। अर्थात कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह का क्या कर दिया, तो पूरी तरह से दमन कर दिया। याद रखेंगे कि मार्च 1858 ईस्वी को नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोवा रेजिमेंट की सहायता से, किसकी सहायता से, लखनऊ पर अधिकार कर लिया। लखनऊ में विद्रोह का दमन किया और लखनऊ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। और इस प्रकार लखनऊ में भी 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी पेंशन रुकवा दी थी। और इस कारण खान बहादुर खान ने 40,000 सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। याद रखेंगे कितने सैनिकों के साथ, तो 40,000 सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। और उसके बाद इस विद्रोह का दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने 1858 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन किया। तो कैंपबेल ने 1858 ईस्वी में इस बरेली के विद्रोह का भी दमन कर दिया। 1858 ईस्वी में इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। तो इस प्रकार बरेली में भी क्या हो गया, विद्रोह समाप्त हो गया। कि रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी जिसका नाम था खान बहादुर खान, तो स्वयं को बरेली का अगला सम्राट घोषित कर दिया। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सैनिकों के विरुद्ध इसने क्या कर दिया, तो विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी पेंशन रुकवा दी थी। और इस कारण इस खान बहादुर खान जो कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था, उसने 40,000 सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने क्या कर दिया, तो इस विद्रोह का दमन कर दिया। याद रखेंगे कौन, सर कोलिन कैंपबेल इसका पूरा नाम था, कैंपबेल। तो पूछा जाता है कि जो रोहिलखंड या बरेली का विद्रोह था, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने। दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने। कब, 1858 ईस्वी में। कितने सैनिकों के साथ इसने युद्ध किया, तो 40,000 सैनिकों के साथ। याद रखेंगे कहाँ का यह सम्राट था, तो बरेली का। बिहार के एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बिहार में 1857 की विद्रोह का कमान किसके हाथ में था, तो छोटी सियासत के भोजपुर के जगदीशपुर के जमींदार बाबूर कुंवर सिंह ने संभाली थी। याद रखेंगे कि जो बिहार था, बिहार में इसकी कमान किसने संभाली, तो छोटी रियासत के भोजपुर के जगदीशपुर के जमींदार। तो ये कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह कौन थे, तो जगदीशपुर के जमींदार थे, आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने भोजपुर में, बिहार में इस 1857 के विद्रोह की कमान संभाली। और इसका दमन 1858 ईस्वी में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने कर दी। तो याद रखेंगे 1858 ईस्वी में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसको क्या कर दिया, तो दबा दिया, दमन कर दिया। 70 वर्षीय बहादुर जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों का नेतृत्व किया।
तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दे दी। तो 70 वर्ष इनका उम्र था जिस समय इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना हाथ दिया था। तो 70 वर्षीय बहादुर जमींदार जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, वे 1857 के विद्रोह के दौरान दानापुर से आरा पहुंचे थे और उसके बाद सैनिकों का क्या किया, उन्होंने नेतृत्व किया और फिर इस ब्रिटिश शासन को क्या किया, तो कड़ी चुनौती दे दी। कहाँ से कहाँ पहुंचे थे, तो दानापुर से आरा, जो 70 वर्ष इनका उम्र था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। मद्रास निवासी मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि फैजाबाद में इस 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मौलवी अहमदुल्ला ने, क्योंकि अवध में उनके विद्रोह को दबाने के लिए वे मद्रास से कहाँ पे आए थे, तो बरेली आए थे। याद रखेंगे। तो इनके विद्रोह का दमन किसने किया, जनरल रेनॉल्ड ने। याद रखेंगे, तो विद्रोह का दमन किसने किया, जनरल रेनॉल्ड ने किया। रेनॉल्ड। तो मद्रास निवासी मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि वे अवध में विद्रोह को दबाने के लिए कहां से कहां पहुंचे थे, तो मद्रास से बरेली पहुंचे थे। और इस विद्रोह का दमन किसने किया, तो जनरल रेनॉल्ड ने किया। कब, 1858 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, 1858 ईस्वी में। इसके बाद झांसी में, यह बहुत बार पूछा गया है कि झांसी में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर हड़प के नियम के अंतर्गत गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया था और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। तो याद रखेंगे कि झांसी में इस 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वहां की रानी लक्ष्मीबाई ने। वहां की रानी किसने, लक्ष्मीबाई ने। याद रखेंगे, क्योंकि झांसी के जो शासक थे जिनका नाम था गंगाधर राव, तो जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। झांसी को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए इस विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। तो याद रखेंगे कि झांसी को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद जब लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के बाद झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है, तो वहां की रानी जो कि गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी। गंगाधर राव की विधवा थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। तो उसने इस 1857 के विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद एक नारा दिया। कौन सा नारा देते हुए मोर्चा संभाला, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। याद रखेंगे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। और इसी आधार पर एक कविता भी, कहानी भी लिखा गया है किताबों में कि खूब बोलो हर दोनों की एक कहानी है, काफ़ी फेमस है कविता। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर झांसी में विद्रोह किया, पर ग्वालियर के शासक सिंधिया की सहायता से रानी लक्ष्मी 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करके झांसी में विद्रोह को शांत कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो घोड़ा थी, रानी लक्ष्मीबाई की घोड़ा वह लड़खड़ा कर गिर गया था, तो
तो इसी कारण हीरोज ने क्या कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दिया, नहीं तो रानी लक्ष्मीबाई हीरोज की क्या कर देती, हत्या कर देती। याद रखेंगे। इसके बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका था। तो याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे ने मिलकर झांसी में विद्रोह किया, झांसी में विद्रोह किया। विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो जून 1857 ईस्वी में, जून 1857 ईस्वी में, याद रखेंगे। और ग्वालियर के शासक सिंधिया की सहायता से 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को सर हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर झांसी में विद्रोह को शांत कर दिया। इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसमें इस रानी जो झांसी था, झांसी और बुंदेलखंड में 1857 की विद्रोह को शांत करने में किस भारतीय का हाथ था, तो ग्वालियर के शासक सिंधिया का हाथ था। उसी ने सहायता किया था किसका, तो सर हीरोज का, सर हीरोज का। याद रखेंगे। इसी कारण सर हीरोज ने मर्दाना की संज्ञा दिया था किसे, रानी लक्ष्मीबाई को। क्या संज्ञा दिया था, तो खूब लड़ी मर्दानी, मर्दाना की संज्ञा दिया था। और हीरोज ने कहा था कि पूरे 1857 के विद्रोह में वही एक मर्द थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी फैक्ट को हम लोग आगे देखेंगे। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा नाना साहेब हार कर कहाँ चले गए, तो नेपाल भाग गए। तो याद रखेंगे कि 20 सितंबर 1857 ईस्वी को, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और नाना साहेब हार कर कहाँ चले गए, तो नेपाल भाग गए। याद रखेंगे। 1857 का विद्रोह 1 बरस से अधिक समय तक चला तथा जुलाई 1858 ईस्वी तक यह पूर्णतः शांत हो गया। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह लगभग 1 बरस से अधिक समय तक चला और जुलाई 1858 ईस्वी तक यह पूर्णतः शांत हो गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई और अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और भारत में भारत वायसराय का काल आ गया, वायसराय का काल आ गया। याद रखेंगे। तो इस प्रकार 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। एक बात और याद रखेंगे कि इलाहाबाद में लियाकत अली ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था, तो 1858 ईस्वी में कर्नल नील ने, जबकि फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह का दमन जनरल रेनॉल्ड ने 1858 ईस्वी में किया था। इलाहाबाद और बनारस में इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने। तो इलाहाबाद और बनारस में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने। याद रखेंगे कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लियाकत अली ने, लियाकत अली। और इसकी शुरुआत कब हुई इलाहाबाद और बनारस में, 1857 में। और इसका जो है दमन किसने किया, तो कर्नल नील ने। याद रखेंगे, कर्नल नील ने दमन किया। किसने, कर्नल नील ने। याद रखेंगे, कर्नल नील। कब दमन किया, तो 1858 ईस्वी में। तो इलाहाबाद और बनारस में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लियाकत अली ने। इसकी शुरुआत हुई 1857 ईस्वी में और कर्नल नील के द्वारा 1858 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया। इसके बाद फतेहपुर में, ये दोनों इलाका कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्ला। याद रखेंगे, फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया।
तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्लाह ने। अजीमुल्लाह और रेनल्ड ने इसका दमन किया था। जो रेनल्ड था, जनरल रेनल्ड, उसने इस विद्रोह का दमन किया। शुरुआत कब हुई? 1857 ईस्वी में। और इसका दमन कब हुआ? किसके द्वारा? तो जनरल रेनल्ड के द्वारा। वही रेनल्ड है जिसने फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया था। फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया था वही रेनल्ड। फतेहपुर में भी 1857 के विद्रोह का दमन किया जनरल रेनल्ड। कब? 1858 ईस्वी में। तो फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया। इसकी शुरुआत 1857 में हुई और इसका दमन 1858 में जनरल रेनल्ड ने किया। इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे। विद्रोह के समय क्या थे? तो वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था। और एक बात और याद रखेंगे कि आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये किसका नाम था? तो तात्या टोपे का नाम था। तात्या टोपे का और नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का अन्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अब हम लोग कुछ विद्वानों का कथन इस 1857 के विद्रोह के बारे में देखते हैं और उसके कुछ परिणाम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो डॉक्टर के दत्ता के अनुसार 1857 का जो विद्रोह था, एक कौन सा विद्रोह था? तो सैनिक का विद्रोह था, जिसका फ़ायदा उन राजाओं और जमींदारों को हुआ जिनका ब्याज राजनीतिक आदेश आने के बाद क्या हुआ था? तो प्रभावित हुआ था। तो डॉक्टर के दत्ता के अनुसार 1857 का जो विद्रोह था वह कौन सा विद्रोह था? तो एक सैनिक विद्रोह था। और इसका फ़ायदा किसे हुआ? तो उन राजाओं और जमींदारों को हुआ। उन राजाओं और जमींदारों को हुआ जिनका ब्याज जो था राजनीतिक आदेश आने के बाद प्रभावित हो गया था। याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के दत्ता ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। और इससे किसे फ़ायदा हुआ? तो उन राजाओं और ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ। उन राजाओं और ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ जिनका जो ब्याज था, जिनका ब्याज राजनीतिक आदेश आने के बाद प्रभावित हो गया था। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था किसने? वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह में के बारे में कहा कि यह न तो पहला युद्ध था, न ही राष्ट्रीय युद्ध था और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, बल्कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें भाग नहीं लिया था और साथ ही कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी नहीं ली थी। तो आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह न तो पहला युद्ध था, न ही राष्ट्रीय युद्ध था और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें भाग नहीं लिया था।
और साथ ही कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी नहीं ली थी। मार्क्सिस्ट ने क्या कहा? तो मार्क्सिस्ट ने कहा कि 1857 का विद्रोह अपने बंदिशों के खिलाफ एक किसानों का विद्रोह था। तो मार्क्सिस्ट ने कहा कि 1857 का विद्रोह अपने बंदिशों के खिलाफ एक किसानों का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो अंग्रेजों के विरुद्ध आगे कोई विद्रोह नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के लिए इसने एक मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के लिए इसने एक रास्ता बता दिया। तो 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो अंग्रेजों के विरुद्ध आगे कोई भी विद्रोह नहीं होता, अर्थात यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक रास्ता अख्तियार कर दिया। 1857 की क्रांति को तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। चूँकि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, इसलिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी दिखाई नहीं दी थी। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐसी एकता कभी दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलके एक लड़ाई इस 1857 के विद्रोह में लड़े थे। अब हम लोग और देखें कि कौन कौन से लोग क्या क्या कहे थे। जैसे कि सर जॉन लॉरेंस और सीले ने, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह एक पूर्णतया सैनिक विद्रोह था। 1857 ईस्वी का विद्रोह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था। पटाख देगी तू, पैदल ले जाना पैदल। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि 1857 का विद्रोह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था। इसे गदर की भी संज्ञा दी। सर जॉन लॉरेंस ने इसे गदर भी कहा। सर जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को गिर जाएगा नीचे करो, नीचे। गदर भी कहा। क्या कह दिया? तो गदर कह दिया। तो 1857 की क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर और क्रांति की विभीषिका को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई और निर्ममतापूर्वक दमनात्मक नीति उन्होंने अपनाई। तो 1857 की क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर और क्रांति की विभीषिका को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई और निर्ममतापूर्वक दमनात्मक नीति उन्होंने अपनानी शुरू की। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जनरल नील के नेतृत्व में बाहर से अंग्रेजी सेना को मंगवाया और बनारस और इलाहाबाद में अमानवीय तरीके से वहाँ के विद्रोह को कुचल दिया। तो अभी हमने क्या देखा था कि बनारस और इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह किसने किया था? अजीमुल्लाह ने। तो अजीमुल्लाह के विद्रोह को पूरे दमनात्मक तरीके से किसने रौंद डाला? तो जनरल नील ने। याद रखेंगे जनरल नील, जिसे कर्नल नील भी कहा जाता है। तो अभी हमने इसे देख लिया
तो बाहर से अंग्रेजी सेना को मंगवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो जनरल नील के नेतृत्व में बाहर से अंग्रेजी सेना को मंगवाया और बनारस और इलाहाबाद में अमानवीय तरीके से विद्रोह को पूरी तरह से क्या कर दिया? तो कुचल दिया। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के साथ जनसाधारण का कत्ल किया गया और निर्दोषों को भी फांसी दे दी गई। तो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के साथ साथ जनसाधारण का भी कत्ल किया गया और जो निर्दोष लोग थे उनको क्या किया गया? तो उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। जो निर्दोष थे उन्हें भी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कमांडर इन चीफ जनरल एंसन ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फलवर, अंबाला इन सभी इलाकों में निर्ममतापूर्वक लोगों की हत्या करवाई। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय के दिल्ली के कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल एंसन। तो जनरल एंसन ने रेजिमेंटों को आदेश दिया और आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फूलवर और अंबाला इन सभी इलाकों में निर्ममतापूर्वक लोगों की क्या करी? तो हत्याएं करवाई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने नियमों का उल्लंघन करके कैदी सिपाहियों में से अनेक को तोपों से उड़ा दिया और पंजाब में सिपाहियों को घेर कर उन्हें जिंदा जला दिया। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने काफ़ी क्रूर अमानवीयता को परिचय दिया कि नियमों का उल्लंघन करके कैदी सिपाहियों में से अनेक को तोपों से उड़ा दिया और पंजाब में सिपाहियों को घेर करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन किया बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके पुत्रों की हत्या करके सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस विद्रोह में जो मेन लीडर थे बहादुर शाह जफर, तो उन्हें अंग्रेजों ने न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनके पुत्रों की हत्या करके सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। अर्थात बहादुर शाह जफर के पुत्रों की भी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद जो सिख थे, जो मद्रासी सैनिक थे, उन्हें अपने कब्जे में कर लिए। कौन? तो अंग्रेजों ने। इम्पोर्टेंट है, सिख रेजिमेंट ने अंग्रेजी सरकार की सहायता न की होती तो क्रांतिकारियों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म आया है कि अंग्रेजी सरकार की सहायता किस रेजिमेंट ने की थी? तो सिख रेजिमेंट ने। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? तो सिख रेजिमेंट ने की थी। और अगर ये सिख रेजिमेंट अंग्रेजी सरकार की सहायता न किए होते तो इस विद्रोह का जो उद्देश्य होता, जो दृश्य होता, वह कुछ अलग ही होता। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अंग्रेजी सरकार की इन्होंने सहायता न की होती सिख रेजिमेंट ने, तो इस विद्रोह का जो स्वरूप होता वह भारतीयों के पक्ष में होता और कुछ अलग तरह का विद्रोह होता। इम्पोर्टेंट है। तो यह पूछा जाता है कि अंग्रेजी सरकार की सहायता किसने की थी? तो सिख रेजिमेंट ने। 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में जोर पकड़ा हुआ था। तो एक साथ जो है एक समय में यह विद्रोह इकट्ठे नहीं पकड़ा था बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में यह जोर पकड़ा था। इसलिए अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में सफलता मिल गई। अगर एक ही दिन एक समय यह विद्रोह पूरे देश में लागू हुआ होता तो इस विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग होता और अंग्रेजों को मजबूरन भारत देश छोड़ना पड़ता। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित था, लेकिन सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय के पहले ही 10 मई 1857 को ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिससे क्रांति की योजना अधूरी रह गई
अधूरी रह गई। अगर एक ही दिन इस क्रांति की शुरुआत होती तो इस क्रांति पर व्यापक प्रभाव पड़ता। तो जब फांसी दे दी गई किसे, मंगल पांडे को, तो उसके बाद इस अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए एक रणनीति तैयार हुआ और इस रणनीति के तहत 31 मई 1857 का दिन निर्धारित हुआ कि एक साथ 31 मई 1857 के दिन इकट्ठे अंग्रेज़ों पर हमला होगा। लेकिन भारतीय सैनिक उतावले हो गए और 10 मई 1857 को ही इस विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों पर विद्रोह आरंभ हो गया। अगर एक दिन यह विद्रोह होता तो इस विद्रोह का स्वरूप बहुत ही व्यापक और भयानक होता अंग्रेजों के प्रति। 1857 की क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में आसानी हुआ। क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई, इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता मिली और अनेक स्थानों पर 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ होता तो तस्वीर कुछ और होती। तो चूंकि 31 मई 1857 का दिन निर्धारित था, तो बहुत लोगों को, चूंकि उस समय मीडिया तो था नहीं, तो बहुत लोग इंतज़ार में थे कि 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। तो एक तरफ तो 10 मई से ही स्टार्ट हो गया था, तो कई जगह तो विद्रोह को दबा दिया गया था। तो बहुत लोग जब इंतज़ार कर रहे थे 31 मई का डेट, तो इसी इंतज़ार के क्रम में अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके हथियारों को भी छीन लिया। याद रखेंगे। तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात यदि एक साथ होता तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता मिली और अनेक स्थानों पर 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं जैसे पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की और देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ दिया और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। तो जिस प्रकार सिख रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों का सहायता किया था, उसी प्रकार कई और रेजिमेंट और कई सरकारों ने अंग्रेज़ों की सहायता की, जैसे कि पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल। इन सभी देसी राजाओं ने अंग्रेज़ों को सैनिक तो सहायता की ही थी, आर्थिक सहायता भी की। तो इसी कारण जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका मनोबल टूट गया और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने मराठों, सिखों, गोरखों, इन सभी को अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर के खिलाफ खड़ा कर दिया और उन्हें यह महसूस करा दिया कि बहादुर शाह जफर के हाथों में सत्ता फिर से आने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1857 की क्रांति के दौरान मराठों, सिखों और गोरखों को अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर के खिलाफ खड़ा कर दिया और उन्हें यह महसूस करा दिया कि यदि बहादुर शाह जफर के हाथों में सत्ता फिर से आएगी तो हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। देखिए, बहादुर शाह जफर के खिलाफ संपूर्ण पंजाब में एक झूठा फरमान जारी करने के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया कि बहादुर शाह जफर एक अयोग्य शासक है। इस प्रकार जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग नहीं दें तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो एक तरफ अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर के विरुद्ध कई लोगों को भड़का दिया और लोगों के बीच में बहादुर शाह जफर का भी क्या किया, तो झूठा अफवाह फैला दिया, अर्थात दोनों के विरुद्ध एक दूसरे को भड़का दिया। तो बहादुर शाह जफर के खिलाफ संपूर्ण पंजाब में झूठा पर फरमान जारी करने के साथ साथ
जनसाधारण को भी गुमराह किया गया कि बहादुर शाह जफर एक अयोग्य शासक है। इस प्रकार जब देश के भीतर ही देशवासी पूर्ण सहयोग न दें तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार यह भी एक कारण था कि 1857 का क्रांति असफल हो गया। 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत में प्रसार नहीं हो सका क्योंकि संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा, और यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता और वे पंजाब रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। तो याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति का जो संपूर्ण प्रसार था वह पूरा प्रसार भारत में नहीं हो सका। इसी कारण क्योंकि जो संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा, और यदि इन क्षेत्रों में भी क्रांति का विस्तार होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति क्या करना पड़ता, तो इधर उधर फैलाना पड़ता, चारों तरफ फैलाना पड़ता। और इस प्रकार जो पंजाब रेजिमेंट था और मद्रास के सैनिक थे उन्हें अपने पक्ष में करने में असफल रहते। याद रखेंगे। तो पूरे देश में इस क्रांति का सूत्रपात नहीं हो पाया, यह भी एक कारण था कि 1857 की क्रांति असफल हो गया। 1857 की क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रबंध करने में असफल हो गए। तो 1857 की क्रांति का बिगुल तो फूंक दिया गया, लेकिन जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। उनके पास अंग्रेजों की तरह अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, और अंग्रेजों के पास क्या था, तो अत्याधुनिक हथियार से क्या थे, तो वे सुशोभित थे। याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवारों और भाला का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि जो क्रांतिकारी थे उनके पास तलवार और भाला थी। तो इन्हीं तलवार और भालों का उन्हें सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को आसानी से सफलता प्राप्त हुई। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन एवं अन्य संचार के सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए इन साधनों का पूर्ण अभाव था क्रांतिकारियों के पास, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया। तो अंग्रेजों के पास जितने संचार के साधन थे, हथियार थे, रेल थे, डाक थे, तार थे, परिवहन की सुविधाएं, ये सभी अंग्रेजों के अधीन था। तो इसी कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में और विद्रोहों को कुचलने में कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और ये सभी भारतीयों के पास यह सब मौजूद नहीं था। तो इस कारण उन्हें 1857 की क्रांति को सफल बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के पास 96,000 सैनिक थे। इनके अतिरिक्त देसी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहायता मिला, जबकि भारतीय विद्रोहियों के पास कम सैनिक थे। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देसी रियासतों के सैनिकों से भी इन्हें अतिरिक्त सहयोग मिला, जबकि भारतीय विद्रोहियों के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। अंग्रेज सैनिकों को अच्छी सैन्य प्रशिक्षण मिली थी और उनके पास अधुनातन शस्त्रास्त्र, परंतु परंपरागत हथियारों से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष का परिचय दिया, उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, पर अंततः भारतीय क्रांतिकारियों को असफलता ही हाथ लगी। चूँकि अंग्रेजों के पास जो सैनिक थे
वे सैन्य प्रशिक्षण से परिपूर्ण थे, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी और साथ ही साथ उनके पास आधुनिक हथियार थे। और वे लेकिन भारतीय जो थे परंपरागत हथियारों से ही लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कई क्षेत्रों में परंपरागत हथियारों से ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और लेकिन फिर भी यह जो आंदोलन था, यह क्रांति था, वह असफल हो गया। 1857 की क्रांति ने अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से 1857 की क्रांति ने अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल रही, परंतु इस क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हुए। तो एक तरफ इस क्रांति के क्या असर हुए अभी हम लोगों ने देख लिया। तो इस 1857 की क्रांति ने अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल तो रहा, परंतु इस क्रांति ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कई सारे मार्गों को खोल दिया। इस क्रांति के कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम सामने आए। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में जो सत्ता था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर कहाँ चली गई? तो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। याद रखेंगे, जो 1861 का आएगा अधिनियम, तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता निकल के सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। भारत में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार भारत में जो शासन था वह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीति से होने लगा। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार भारत में जो शासन था प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीति के अनुरूप होने लगा। प्रत्यक्षतः ब्रिटिश नीति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था के लिए संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हो गया? तो विघटन हो गया और इसके स्थान पर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात भारत सचिव के रूप में एक नए पद का सृजन किया गया, जिसकी सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। तो प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश नीति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था के लिए जो संगठित था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन सभी का अलग अलग भागों में विघटन हो गया और इसके स्थान पर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया अर्थात भारत सचिव के रूप में एक नए पद का सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। 1858 की भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का जो गवर्नर जनरल था वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और अब जो गवर्नर जनरल था वह क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार भारत का जो गवर्नर जनरल था वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और अब जो गवर्नर जनरल था वह सीधे वायसराय कहा जाने लगा और अब इनकी नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होने लगी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में अच्छे शासन प्रबंध की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा की, जिसके बाद कुछ समय के लिए भारतीयों का रोष और असंतोष ठंडा पड़ गया। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में अच्छे शासन प्रबंधन की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा की। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि भारत के लिए एक अच्छे शासन प्रबंध की व्यवस्था होगी। तो इसके कारण कुछ समय के लिए भारतीयों का रोष जो था और असंतोष था अंग्रेजों के प्रति वह ठंडा पड़ गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों के लिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों के लिए अधिपति पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से उन पर कोई खतरा न उत्पन्न हो। और इस समय से यह भी निश्चित किया गया
कि किसी भी भारतीय सैनिक को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो जितने सारे नौसैनिक शक्ति थे, जितने सारे जो सैन्य शक्ति थे, अस्त्र शस्त्र थे, उन पर क्या कर लिया, तो एकाधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिकों से भविष्य में उनका कोई खतरा उत्पन्न न हो, तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि अपने अधीन जितने सारे सैन्य सामग्री थे, जितने सारे नौसैनिक शक्ति थे, उन्हें अपने अधीन कर लिया। और इस समय से यह भी निश्चित किया गया कि किसी भी भारतीय सैनिक को उच्च सैनिक का पद प्रदान नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी सरकार ने साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने को मनाही कर दी, जिससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया। तो 1857 की जब क्रांति असफल हो गई, तो उसकी असफलता के बाद अंग्रेजी सरकार ने साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की को क्या कर दिया, मनाही कर दिया, अर्थात आर्म्स एक्ट लागू कर दिया गया, जिससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से क्या बना दिया गया, तो पंगु बना दिया गया। अर्थात वे कोई प्रकार का हड़ताल, किसी प्रकार का आक्रमण, किसी प्रकार का विरोध अब नहीं कर सकते थे। भारतीयों की आक्रामक शक्ति छीन्न होने के बाद दुर्भाग्यवश भारत के धन से अंग्रेजी सरकार की सेना अधुनातन शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गई और भारत का जनसाधारण अपनी आत्मसुरक्षा के लिए पारंपरिक शस्त्रास्त्रों को रखने से भी वंचित हो गया। तो जब भारतीयों की आक्रामक शक्ति छीन्न हो गई, तो दुर्भाग्यवश भारत के धन से अंग्रेजी सरकार की सेना क्या हो गई, तो आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गई और भारत की जो जनता थी अपने आत्मसुरक्षा के लिए ही पारंपरिक शस्त्रों को रखने से भी वंचित हो गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ताकि भविष्य में इनसे उन्हें कोई हानि न उठाना पड़े। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जिस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देसी राजाओं को मिलाकर रखा था, उनका सहायता लिया था, तो इसके 1857 के बाद भी देसी राजाओं को अपने साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, ताकि उनसे भी कोई भविष्य में खतरा ना उठाना पड़े, हानि नहीं उठाना पड़े। देसी राजाओं के साथ मित्रता की नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को देसी राजाओं को पूर्ण सम्मान देने की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देसी राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को देसी राजाओं को सम्मान देने की घोषणा की, पूर्ण सम्मान देने की घोषणा की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया, जिससे जो भारतीय थे अपने धर्म और संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हो गए। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किया, जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भुला करके पश्चिमी संस्कृति की ओर आकृष्ट हो गए। पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली तथा वे काफ़ी लाभान्वित हुए। उन पर उन देशों की आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी समाप्त होने लगा, जो अंग्रेजों के लिए क्या था, तो एक प्रकार का सुखदायक था। तो पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित हुए और उन पर उन देशों की आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी क्या होने लगा, तो समाप्त होने लगा और वह यह अंग्रेजों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। अंग्रेजों ने भारत को आरंभ से ही गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता फैला रखी थी। हमने क्या बताया था कि अंग्रेज भारतीयों को काला कहते थे और अपने आप को क्या कहते थे, तो गोरा कहते थे। तो अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से ही गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना
फैला रखी थी। पर 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से दूरी रखने में अपनी भलाई समझने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज भारतीयों के नज़दीक जाएंगे तो वे अंग्रेजों के भेद जान जाएंगे। तो अंग्रेजों ने भारत से प्रारंभ में ही गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीन भावना फैला रखी थी। पर 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेज भारतीयों से दूरी रखने में ही अपनी भलाई समझने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज भारतीयों के नज़दीक जाएंगे तो वे अंग्रेजों के भेद जान जाएंगे। 1857 की क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष एवं रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर भी अपना ध्यान देने लगे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा से परेशानी बढ़ने लगेगी। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष एवं रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर भी अपना ध्यान देने लगे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा से परेशानी बढ़ने लगी। अगर भारतीयों की पूरी तरह से उपेक्षा की जाएगी तो इसकी परेशानी किसे होगी? तो खुद अंग्रेजों को ही होगी। इसीलिए कुछ नज़दीकियां भी बनाया भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने। 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय किसे था? तो लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियां थी। और इस क्रांति के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के अंतिम दौर में कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया। तो 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय किसे है? लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियां थी। और इस क्रांति के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के अंतिम दौर में कठोर एवं दमनात्मक पूर्ण नीति को अपनाया। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के हित में ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाए जाने पर अनेक प्रकार के आश्वासन जरूर दिए गए। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के हित में ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाए गए, पर अनेक प्रकार से आश्वासन जरूर दिए गए। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना मजबूत हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और इस समय तक एक जागृत भारत का उदय हुआ। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना मजबूत हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और इस समय तक एक जागृत भारत का उदय हो गया। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की और उनकी सुसुप्त चेतना को भारतीय स्वतंत्रता के लिए जागृत कर दिया। तो 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तो असफल रही, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में एक काफ़ी वृद्धि कर दी और उनकी जो सोई हुई चेतना थी वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या हो गया? तो जागृत हो गया। याद रखेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना मजबूत हो गई। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना मजबूत हो गई। 1857 की क्रांति ने लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की अवधारणा ने भारतीयों को आलस्य से भर दिया था और पराधीनता को भारतीयों ने नियति मान ली थी। परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों के शीतल रक्त को एक बार फिर से खौला दिया और भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर स्वतंत्रता की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो 1857 की क्रांति ने लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की अवधारणा ने भारतीयों को आलस्य से भर दिया था और पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान ली थी कि अंग्रेज़ों से तो कभी हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब 1857 की क्रांति ने इतने अच्छी सफलता पाई, हालांकि भारतीय अंग्रेज़ों से हार गए, फिर भी कई
चीज़ों में भारतीयों ने सफलता हासिल की। तो 1857 की क्रांतियों ने भारतीयों में एक शीतल रक्त को एक बार फिर से खौला दिया और भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर आसानी से स्वतंत्रता प्राप्ति। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।